नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा जो सेट का एग्जाम 2013 में करवाया गया था, और यूं कहें तो अंतिम बार जो सेट का एग्जाम हुआ था वो 2013 में ही हुआ था। और उसमें जो विजुअल आर्ट का वो पेपर है वो किस प्रकार का पेपर आया था। उस समय कुल मिलाकर के 3 पेपर हुआ करते थे, और वर्तमान में उन्होंने सेट एग्जाम के लिए ये बोला है कि हम जो सेट का एग्जाम है वो नेट के एग्जाम के आधार पर करवाएंगे। तो नेट एग्जाम के आधार पर देखा जाए तो इस बार केवल और केवल एक पेपर होगा जिसमें कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आएंगे, और उन 150 प्रश्नों में 50% तो आएंगे जीके जीएस के यानी सामान्य पेपर के, जबकि 100 क्वेश्चन है या 100 प्रश्न है वो सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। अब ये जो हम पेपर हल करने वाले हैं ये पेपर है विजुअल आर्ट का, और विजुअल आर्ट का कौन सा पेपर है, ये सेकंड पेपर है। उस समय मैंने बताया आपको कि 3 पेपर हुआ करते थे। पहला पेपर है जो जीके का हुआ करता था, दूसरा और तीसरा पेपर है वो सब्जेक्ट का हुआ करता था। तो आज हम करने वाले हैं दूसरा पेपर, कल आपको मिल जाएगा तीसरा पेपर हल किया हुआ, और उसके बाद जो अन्य भी सेट के एग्जाम जो राजस्थान में 3-4 हो चुके हैं वो सारे के सारे जो प्रश्न पत्र हैं वो आपको एक एक करके इस अपने मिशन आर्ट के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। 2013 का ये एग्जाम हुआ था। इसका जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा था। प्रश्न को ध्यान से देखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं आपको बहुत ढंग से बताने वाला। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या नाम दिया जाता है। 2 बिंदुओं के बीच यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको नाम दिया जाता है रेखा, यानी इंग्लिश में कहते हैं लाइन। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, आप अंतराल जो लंबाई एवं चौड़ाई के मध्य है उसे क्या नाम देंगे। ध्यान से देखें तो ये पूछ रहा है कि स्पेस कौन सा, लेंथ एंड विड्थ कि लंबाई और चौड़ाई के मध्य जो स्पेस है उसको आप क्या नाम देना चाहोगे, यानी किस प्रकार का आप इसे क्या कहना चाहोगे। तो हम देखते हैं, सीधी बात है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसे हम कहते हैं शॉर्ट में 2D, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो उसे हम कहते हैं 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, तो इसे हम कहते हैं 2D। तो इसका जो शॉर्ट होगा वो क्या होगा, हिंदी में होगा इसका द्विविधा, यानी 2D 2 डायमेंशनल। इसको हम क्या देंगे, नाम देंगे, जिसमें क्या है केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, और अगर इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होता तो हम इसे क्या कह देते, 3D कह देते। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो रूप को आप कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हो। तो रूप का क्लासिफिकेशन की बात करें तो रूप को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, सम रूप और असम रूप, जो मैं आपको बहुत डिटेल में, जिसने हमारी क्लासों को ज्वाइन करके पढ़ा है वह मैंने फंडामेंटल बहुत ढंग से पढ़ा रखा है। और अभी तक आपने हमारी जो ज्वाइन करने वाली क्लास है वो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करी तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की, समकालीन भारतीय दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। समकालीन भारतीय कौन सा दृश्य चित्रकार यानी जो लैंडस्केप पेंटर है वो कौन है, तो वो है इनमें दिए गए ऑप्शन में राम कुमार। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई। ये पेपर हुआ था 2013 और 14 में, यानी 2014 में पेपर हुआ था। इसका मतलब 12 के आसपास जो सुरेश शर्मा है उसको क्या मिली थी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की फेलोशिप प्रदान हुई थी। तो यही प्रश्न पूछा था सुरेश शर्मा वाला। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान संस्कृत साहित्य में दिया गया। प्रश्न पूछने का है कि कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस संस्कृत साहित्य में दिया गया, तो यह दिया गया था विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अगला प्रश्न है, भारतीय कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में फोक शैली
फोक को इंग्लिश में कहते हैं क्या? लोक कला। फोक शैली को इंग्लिश में कहते हैं लोक कला। लोक कला को आधार बनाया। इंग्लिश में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा फोक आर्ट। तो लोक कला को आधार किसने बनाया था? यामिनी राय ने बनाया था। और यामिनी राय है वो कहां की लोक कला से प्रभावित हुए थे? तो ये काली घाट, कहां की? काली घाट जो लोक कला शैली है वहां से ये क्या हुए थे? बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न, सफेद और श्याम रंगों के चित्रण को नाम देंगे। सफेद और श्याम रंग, ये केवल ये पूछ रहा है अपन से कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर से जो हम पेंटिंग बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? तो इसमें याद रखना, मैं एक इंग्लिश शब्द लिख रहा हूं, न्यूट्रल। इसको कहते हैं हम क्या? न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी वर्णहीन। कौन सा? वर्णहीन। अब इसमें देखो, दिए गए ऑप्शन में देखोगे आप ध्यान से, इन्होंने तो जो आंसर माना है वो माना है ये दो रंग के, जबकि ये दिया गया ऑप्शन बिल्कुल से क्या है? गलत है। देखो, अनेक वर्णीय इसमें हो ही नहीं सकता, टू वर्णीय ऑप्शन नहीं हो सकता। ये प्रश्न ही उन्होंने गलत पूछ लिया। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का अर्थ होता है एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग करते हुए चित्र बनाना। इसके अलावा एक शब्द आता है एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक सही शब्द ये होता है एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक यानी वर्णहीन, वर्ण शून्यता वाला ये कलर। तो इसका जो ऑप्शन मिल सकता है वो कलरलेस यानी रंग विहीन ऑप्शन इसका सही होता है। जबकि आप ध्यान रखना, अब की बार अगर प्रश्न पूछेगा तो वो ऐसे नहीं पूछेगा। सफेद एवं श्याम रंगों के चित्रण को नाम देंगे, या तो आपको न्यूट्रल मिलेगा या आपको एक्रोमेटिक मिलेगा। ठीक है, रंगहीन या वर्णहीन या वर्ण शून्य, एक नाम और मिलता है वर्ण शून्य। एक और नाम मिलता है क्या? वर्ण शून्य या वर्ण शून्य। अगले प्रश्न की बात करें, शहाबुद्दीन का संबंध चित्रकला के किस स्कूल से है? तो शहाबुद्दीन है ये मेवाड़ स्कूल से संबंधित चित्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रवाह का अर्थ होता है, प्रवाह रिदम। रिदम का मतलब होता है, अपन सीधी सी बात है, रिदम का मतलब अपन कहते हैं गति, और गति यानी फोर्स। क्या हो गया? फोर्स हो गया, गति हो गई। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत को किसने स्थापित किया? यानी चित्रकला में प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनता है, चित्रकला में परिप्रेक्ष्य को किसने स्थापित किया? तो यहां दिए गए ऑप्शन में क्या है? लियोनार्डो दा विंची है। और ये इनकी कौन सी आकृति थी जिस आकृति में इन्होंने परिप्रेक्ष्य को स्थापित किया था? वो थी विट्रूवियस। इसकी एक आकृति है कौन सी? विट्रूवियस। याद रखना इसकी आकृति कौन सी है? विट्रूवियस। इस विट्रूवियस आकृति को इन्होंने कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित भी किया था, जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे वाले प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा रंग उष्ण रंग कहलाता है? इंग्लिश में देखेंगे तो ये क्या पूछ रहा है? वार्म यानी गर्म कलर पूछ रहा है। तो नीला, हरा और बैंगनी ये तीनों ही नहीं है, गर्म कलर है वो कौन सा है? लाल रंग है। अगला प्रश्न, निम्न में से दो फ्रेस्को तकनीक है। फ्रेस्को की तकनीक की बात करें तो देखो, फ्रेस्को की दो तकनीक होती है, एक तो फ्रेस्को सेको, इसने सीको दे रखा है, दूसरा दे रखा है बुअन। यानी दो होती है फ्रेस्को की तकनीक। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। फ्रेस्को की दो तकनीक होती है, एक तो होती है सेको और दूसरी होती है बुनो। एक होती है सेको और दूसरी होती है कौन सी? बुनो। यानी अगर सूखी दीवार पर रंगों को लगाया जाए तो उस तकनीक को कहा जाता है फ्रेस्को सेको, और अगर गीली दीवार पर रंगों को लगाया जाए तो उसे कहते हैं फ्रेस्को ब्यूनो या ब्यूनो तकनीक। तो इंग्लिश में देखोगे यहां पे क्लियर दिखेगा फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक। अगला प्रश्न है, तब रंगत को क्या कहेंगे जब सफेद रंग के साथ मिश्रण किया जाता है? अगर किसी रंग में सफेद रंग को मिक्स किया जाए तो कहने का मतलब यह कि जो चित्र होता है, चित्र में जो तान अलग अलग बनाई जाती है वो मुख्य रूप से 3 आती है। इसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 डार्क, नंबर 2 आती है मिडल, और नंबर 3 जिसे अपन लाइट बोलते हैं उसे कहते हैं टिंट। उसे क्या कहते हैं?
टिंट कहते हैं फंडामेंटल की भाषा में। तो देखा जाए तो इसमें क्या है, दिए गए ऑप्शन में देखो ये कहते हैं सफेद रंग मिलाएंगे, सफेद रंग मिलाएंगे तो सबसे लाइट तान होगी जिसे कहते हैं क्या, टिंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम वॉश तकनीक को आरंभ किया, यानी ऐसा कौन सा कलाकार था जिन्होंने जो वॉश तकनीक है जो बंगाल शैली से शुरू मानी जाती है, वो भारत में किसने शुरू की थी, तो ये शुरू की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। वह कौन सा कलाकार है जिसके उपनाम मणिदा के रूप में अधिक जाना गया बजाय उसके वास्तविक नाम। ये प्रश्न जो है एज इट इज प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा स्कूल लेक्चरर 2018 में जो ड्राइंग का पेपर था, उस पेपर में ये प्रश्न एज इट इज हूबहू यही प्रश्न पूछा गया था और इसका जो ऑप्शन है वो है केजी सुब्रमण्यम। माइकल एंजेलो द्वारा मानव शरीर को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो मानव शरीर मैंने अभी आपको बताया था कौन सी आकृति है, ये आकृति है विट्रूवियस। कौन सी, विट्रूवियस आकृति है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने मानव देह या मानव शरीर को कितने भागों में, 8 भागों में बांटा था। अनुरंकन की मुख्य विशेषता क्या है, बहुत क्लियर बताया था मैंने, एक होता है ड्राइंग और एक होता है रेंडरिंग। रेंडरिंग जो 3D होते हैं वो सारे क्या है, ड्राइंग होते हैं, जबकि जो 2D होते हैं वो क्या होते हैं, रेंडरिंग। यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं अंकन और इसे कहते हैं अनुरंकन। तो इसकी मुख्य विशेषता पूछ रहा है, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, 2 डायमेंशनल वर्क यानी 2D द्विविधा वाला कार्य। हिंदी में आप देखोगे थोड़ा अलग मिलेगा, जबकि आपको इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा 2D यानी 2 डायमेंशनल वाला कार्य। तो द्विविद्या वाला कार्य ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्षितिज रेखा केंद्र बिंदु, क्षितिज रेखा केंद्र बिंदु जहां आकृतियां के 2 या 3 ओर से सीमा रेखाएं मिलती है, क्षैतिज बिंदु जहां पर 2 या 3 साइड से अगर सीमा रेखाएं मिलती हो तो वो जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो होता है अदृष्ट बिंदु, जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु के पीछे वाला जो भाग है वो होता है ये अदृष्ट बिंदु। चलते हैं हम आगे। वर्ण चक्र रंग के विरोधी समीप रंग का नाम दीजिए। अब इसको थोड़ा हिंदी में देखेंगे हमको अलग लगेगा, इंग्लिश में देखो इसको। द नेम गिवन इन कलर सर्कल, ये पूछ रहा है जो कलर वर्ण चक्र है यानी कलर सर्कल। कलर सर्कल में क्या पूछना चाहता है, कलर ऑपोजिट साइड ऑफ कलर। कलर है उस कलर के अपोजिट यानी दूसरी साइड, विरोधी यानी दूसरी साइड यानी विरोधी रंगत कौन सी है, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी विरोधी रंग। एक रंग के विपरीत जो अपोजिट जो दूसरा कलर होता है उसे हम कहते हैं क्या, विरोधी रंग योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विरोधी वर्ण। अगला प्रश्न, रंग के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा गया है, रंग के हल्केपन व गहरेपन को कहा जाता है टोन, यानी हिंदी में कहते हैं क्या, तान। चित्रकला के कौन से माध्यम में राजा रवि वर्मा ने चित्रण किया। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा अटपटा लगे, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने तेल रंग में कार्य किया था। तेली जो रंग चित्र है उसमें यानी जो ऑयल पेंटिंग है इसमें राजा रवि वर्मा ने कार्य किया था। जबकि बहुत सारे मेरे साथी हैं जो ओलियोग्राफ को देख करके क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि राजा रवि वर्मा के जो रंगीन चित्र हैं, जो तेलीय रंगीन चित्र है वो क्या कहलाए थे, वो ओलियोग्राफ कहलाए थे। इसलिए राजा रवि वर्मा का जो मुख्य विषय था वो तेल रंग ही था, जबकि इन्होंने ओलियोग्राफ में कार्य किया था। बिल्कुल ये सही है, लेकिन ओलियोग्राफ किसका भाग है, तेल रंगों का ही तो भाग है। इसलिए इसका जो सही आंसर आरपीएससी ने माना था वो ऑयल पेंटिंग यानी तेल रंग ही माना था। उस दार्शनिक का नाम दीजिए जिसने कला और सौंदर्य के दर्शन का नाम सौंदर्य शास्त्र दिया, तो ये थे बाउमगार्टर। आगे वाले प्रश्न की बात करें, भित्ति चित्रण जिसमें गीले प्लास्टर पर रंगों को लगाया जाता है क्या नाम दिया जाता है। मैंने कहा था सूखी
फ्रेस्को की दो तकनीक है, कौन सी? एक फ्रेस्को सेको और दूसरी फ्रेस्को ब्यूनो। अगर गीले पर लगाई जाए तो वो क्या रहेगी? फ्रेस्को ब्यूनो रहेगी, जबकि सूखे पर लगाई जाए तो वो फ्रेस्को सेको रहेगी। तो ये कहता है भित्ति चित्रण जिसमें गीले प्लास्टर पर रंग को लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तकनीक किसकी है? ये फ्रेस्को की है। तो क्या रहेगा? फ्रेस्को ही रहेगा। लेकिन फ्रेस्को में ही बात करें तो ये फ्रेस्को की कौन सी है? फ्रेस्को की ब्यूनो या फ्रेस्को की ब्यूनो तकनीक रहती है। अब की बारी ऑप्शन में ऐसे डाल दे फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक, फ्रेस्को सेको तकनीक, तो फिर आप क्या करोगे? फ्रेस्को ब्यूनो करोगे, क्योंकि जो प्लास्टर है वो कैसा है? गीला प्लास्टर है। वसली क्या है? वसली की बात करें, वसली क्या है? तो वसली क्या है? कागज पर चित्र के लिए उपयुक्त क्या है? ये धरातल है। क्या? वसली। अगले प्रश्न की बात करें, जब गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंग को उपयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? गोंद मिश्रित। देखो वोश है, वोश में क्या मिला दो? गोंद मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा? गोंद का पहला शब्द यानी गे ले लो आप, गवोश। ये क्या हो जाएगा? गवोश। यानी गोंद मिश्रित जो रंग है वो क्या कहलाते हैं? गवोश कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? गवोश होगा। अगला प्रश्न, उस तकनीक को क्या कहते हैं जब रंग को प्लेट नाइफ के द्वारा, जब रंग को प्लेट नाइफ के द्वारा मोटे रंगों से लगाया जाता है या मोटे घातों से लगाया जाता है? बड़े बड़े घात लगाए जाते हैं प्लेट में रंग डालकर चाकू से। नाइफ का मतलब क्या होता है? नाइफ का मतलब होता है चाकू। चाकू से मोटे मोटे घात लगाना क्या कहलाता है? इम्पेस्टो कहलाता है। अगला प्रश्न है, सल्वाडोर डाली का संबंध है। सल्वाडोर डाली है जो किस वाद से संबंधित है? तो ये सररियलिज्म यानी अति यथार्थवाद का ये कलाकार है। इसके बहुत सारे प्रसिद्ध चित्र हैं, जलता हुआ जिराफ, पिघलती हुई घड़ियां। ये चित्र बहुत बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक्शन पेंटर का नाम दीजिए, यानी इनमें से ऐसे कौन से कलाकार हैं जो एक्शन पेंटर के रूप में जाने जाते हैं? तो एक्शन पेंटर के रूप में जो कलाकार प्रसिद्ध है वो है जैक्सन पोलॉक। कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने गुर्निका, गुर्निका नहीं है, आप इंग्लिश में देखो आपको मिलेगा ग्वेर्निका। कौन सा? ये ग्वेर्निका या गुवेर्निका। ये जो प्रसिद्ध चित्र है ये किसका है? तो ये प्रसिद्ध चित्र है जो पाब्लो पिकासो का है। किसका? पाब्लो पिकासो का है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य आधार क्या है? यानी जो इसके जो चित्र बनाने की जो मुख्य आधार है वो क्या है? शिकार के दृश्य हैं जो इनका मुख्य आधार रहा था। अगला प्रश्न है, भीमबेटका का काल क्या है? भीमबेटका गुफा का काल क्या है? तो हमें पता है कि प्रागैतिहासिक कालीन ये गुफा मानी जाती है। अब प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे लंबा काल जो दिखाया गया है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इस दिए गए ऑप्शन में 8000 से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है जो सबसे लंबा काल दिखाया गया, यही इसका सही आंसर आरपीसी ने भी माना है। अगला प्रश्न, मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः बनाए गए हैं। मथुरा के जो मूर्ति शिल्प हैं वो मुख्य रूप से बनाए गए हैं किससे? लाल बलुआ पत्थर से। जबकि गांधार के मूर्ति शिल्प हैं वो बनाए गए हैं किस पत्थर से? सलेटी रंग के पत्थर से। तो ये दोनों याद रखना आप। अगला प्रश्न, पेग समूह को 3 महत्वपूर्ण कलाकारों द्वारा सक्रिय किया गया यानी चलाया गया, उसके विकल्प इस प्रकार से हैं। सही विकल्प को क्या करना है? चुनना है। तो अपन 4 नंबर से देखते हैं। मैं फुसेन तो था ही थे। मुख्य रूप से बात करें तो इसमें जो कलाकार थे वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें थे सुजा, रजा, आरा, बाकरे, गाड़े और हुसैन। ये 6 तो क्या थे? इसके मुख्य कलाकार थे। इसके अलावा बाद में कुछ और कलाकार भी इसमें जोड़े गए थे। तो इसमें बात करें तो हुसैन तो था ही था। के लक्ष्मा गौड़ ये इसमें नहीं था। बाकरे था, बिल्कुल देखो बाकरे मिल गए। तो के लक्ष्मा गौड़ नहीं था इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हट गया। रथिन मित्रा, पारितोष सेन, बाकरे, ये रथिन मित्रा इसमें नहीं था, इसको हटा दो। पारितोष सेन भी इसमें नहीं था, हटाओ। इसमें बात करें निरोध मजुमदार, गोपाल घोष और अवनींद्रनाथ टैगोर, तो बिल्कुल हमें पता अवनींद्रनाथ टैगोर इसमें नहीं थे। अवनींद्रनाथ टैगोर से ही हट जाता है। तो बचा हुआ ऑप्शन ही एक कौन सा? तैयब मेहता और एम एफ हुसैन,
ये दो तो थे ही थे, इसके साथ साथ एक और कौन था, राम कुमार भी था। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी इसमें जो राम कुमार है, तेब मेहता है, अकबर पदमसी है, ये कुछ और कलाकार हैं जो बाद में जोड़े गए थे। कृष्ण खन्ना जैसे कलाकार इस ग्रुप में बाद में जोड़े गए थे। तो पैग समूह है जिसके जो मुख्य कलाकार थे वो 6 थे, सुज्जा, रज्जा, आरा, बाकरे, गाड़े और हुसैन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, शैली पहचानिए जो कि भव्य शास्त्रीय कला के पुनर्जन्म के रूप में जानी जाती है। शास्त्रीय कला का पुनर्जन्म के रूप में जो कला शैली पनपी थी वो थी पुनर्जागरण कला शैली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेनासेंस यानी रेनेसा। तो पुनर्जागरण कला की कला, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से कौन सी कला विधा द्विविधा वाली है। फिर इंग्लिश वर्जन देखो मिल जाएगा 2 डायमेंशनल, इसमें 2 डायमेंशनल 2D कला कौन सी है। 2D और 3D के हिसाब से इनको याद रखना बहुत आसान है। मूर्ति कला 3D है, वास्तुशिल्प 3D है, मरण शिल्प यानी मिट्टी की बनाई गई मूर्तियां भी हमेशा क्या होती है, 3D होती है। जबकि चित्रकला क्या है, चित्रकला 2D है। इसका जो धरातल है वो हमेशा क्या होता है, 2D होता है। लंबाई और चौड़ाई 2 ही होती है। आगे चलते हैं, गांधार को जाना जाता है, यानी गांधार है वो मुख्य रूप से पोट्री चित्रण के लिए नहीं, जैन मूर्तिकला नहीं, शिव मूर्ति नहीं, क्या बौद्ध प्रतिमा के लिए क्या है, गांधार है जो जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, हो पेंटेड डी मोइसेल्स द एविंगनेस, इसे इंग्लिश में अपन आता है हमारे बहुत बार लेस डेमोइसेल्स, ऐसे लिखा हुआ आता है, लेस डेमोइसेल्स द एविग्नॉन, लेस डेमोइसेल्स द एविग्नॉन, यानी हिंदी में कहते हैं इसे आविन्यों की स्त्रियां। क्या कहते हैं, आविन्यों की स्त्रियां। देखो इन प्रश्नों को पहचानना पड़ता है, क्या पूछना चाहता है। देखो द मोसिस द एविग्नॉन, एविग्नॉन शब्द से ही पकड़ में आएगा, विज्ञान ही दिया, एविग्नॉन नहीं दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाब्लो पिकासो। ये किसकी पेंटिंग है, ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, आविन्यों की स्त्रियां। बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी। अगला प्रश्न, इंटेग्लियो छपाई का कार्य किया जाता है। इंटेग्लियो ने अंदर से क्या की जाती है, खुदाई की जाती है। तो अंदर से खुदाई यानी हाथ से कटे टुकड़े नहीं, बिल्कुल नहीं, सपाट क्षेत्र नहीं, उभरे हुए रूपाकार नहीं। इसमें जो रूपाकार होते हैं, जैसे ये सीट है, इस सीट में जैसे जो भी आपको बनाना है इसको अंदर की तरफ खोदा जाता है। तो गहराई वाले क्षेत्र से जो चित्रकारी है वो की जाती है, छापा लिया जाता है। तो डीप एरिया से छपाई होती है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे वाले प्रश्न की बात करें, अजंता गुहा चित्रों का विषय है। अजंता की गुफा चित्रों की बात करें तो यहां पर जातक अवदान कहानियां हैं और बुद्ध का जीवन है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध कला समीक्षक को क्या करना चुनना है। जयराम पटेल, कृष्णा रेड्डी और कमलेश्वर ये सारे कलाकार थे, जबकि केशव मलिक है ये क्या था, कला समीक्षक था। आगे वाला बहुत प्रसिद्ध चित्र है सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी के फूल। चित्र का चित्रण किस कलाकार ने किया, तो सूर्यमुखी के फूल नामक ये जो चित्र है ये बनाया था विंसेंट वान गो ने, यानी वान गो का ये बहुत प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से मूर्तिकार को क्या करना है, चुनना है। तो दिए गए कलाकारों में जो मूर्तिकार है वो कौन है, शंखो चौधरी। अगला प्रश्न, यक्ष एवं यक्षी मूर्ति शिल्प किस मूर्तिकार ने बनाई थी। तो यक्ष एवं यक्षी जो मूर्ति शिल्प है ये किसने बनाई थी, राम किंकर बेंज के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न, व्यक्ति चित्रण के लिए प्रख्यात कौन सा कलाकार है, रेम्ब्रा व्यक्ति चित्रकार के अतिरिक्त जाना गया है। रेम्ब्रा है जो व्यक्ति चित्रकार के अलावा किस में जाना गया है, ये इनग्रेविंग के लिए जाना गया है। तो ये एक इनग्रेविंग यानी छापा कला में इनग्रेविंग ये कलाकार माना जाता है। कौन है, रेम्ब्रा। रेम्ब्रा इंग्लिश में देखोगे तो आपको मिलेगा रेम्ब्रांट, रेम्ब्रांट नहीं, ये रेम्ब्रा ही है। आगे वाले प्रश्न की बात करें, किस प्रदेश में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा स्थित है। इंग्लिश में देखें, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की बात करें तो ये नेशनल गैलरी ऑफ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो कहां है, नई दिल्ली में है। आगे वाले प्रश्न की बात करें, जॉर्ज सूरा द्वारा आविष्कृत तकनीक है
सबसे पहले बात करें जॉर्ज सूरा की, तो जॉर्ज सूरा है जो नव प्रभाववादी कलाकार है। कैसा कलाकार है ये? नव प्रभाववादी कलाकार है। और नव प्रभाववाद के दो कलाकार थे, एक तो था जॉर्ज सोरा और दूसरा था शिन्याक। जॉर्ज सोरा की जो कला थी ये क्या है, अपनी पेंटिंग के ऊपर ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु बनाया करता था, इसलिए ये क्या है, ये बिंदुवादी कलाकार था। ये किस प्रकार का कलाकार था? बिंदुवादी। इसलिए इनकी जो शैली थी, इसकी शैली को पॉइंटालिज्म भी कहा गया था। इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, तो इसकी शैली को पॉइंटालिज्म भी कहा गया था। तो जो बिंदुवाद है, जो पॉइंटालिज्म शैली है, उसका आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज सूरा ने किया था। और जॉर्ज सूरा कौन था? नव प्रभाववादी कलाकार था। आगे वाले प्रश्न की बात करें, वह मूर्तिकार जो व्यक्ति मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, इनमें से ऐसे कौन सा मूर्तिकार जो व्यक्ति मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है? तो वो मूर्तिकार है राम सुतार। और राम सुतार की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो कौन सी है? सरदार पटेल की मूर्ति, जो गुजरात में है। किसकी? सरदार पटेल की मूर्ति। सरदार पटेल की जो मूर्ति है, जो गुजरात में बनाई गई है, वो मूर्ति है जो इसकी सबसे बड़ी मूर्तियों में मानी जाती है या आती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के चेयरमैन कौन है? तो जिस समय ये प्रश्न पूछे गए थे उस समय तो के चक्रवर्ती थे, जबकि इस समय की बात करें तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस समय है उत्तम पचारने। उत्तम पचारने, याद रखना। वर्तमान में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के जो चेयरमैन है, चेयरमैन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अध्यक्ष। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? उत्तम पचारने हैं, ये आप याद रखना। दुबई में किस भारतीय चित्रकार की मृत्यु हुई थी? तो दुबई में MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, जो भारतीय समकालीन चित्रकार था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अगर हमारे द्वारा करवाए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे, हमारे चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए प्रश्न पत्र के साथ। विश्वास रखिए, सेट के एग्जाम से पहले आपको सेट के जो ओल्ड पेपर्स हैं जो राजस्थान में लगे हैं वो सारे तो आपको करवाए ही जाएंगे। इसके अलावा भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ 1500 क्वेश्चन और जो महत्वपूर्ण है वो भी करवाए जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं इसी प्रकार की नई महत्वपूर्ण सूचना और पेपर्स के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।